रात के 2 बजे। नवंबर की ठिठुरती हुई ठंड और लगातार गिरती हुई बारिश। टोक्यो बे का पानी इस वक्त इतना ठंडा होता है कि अगर कोई इसमें गिर जाए तो मौत से पहले उसका खून जमने लगता है। ऐसी ही एक काली सन्नाटे से भरी रात में टोक्यो के सुनसान हिस्से में एक लाश तैर रही थी। अगले दिन सुबह जब एक लोकल मछुआरे की नजर इस लाश पर पड़ी और फॉरेंसिक टीम ने इसे पानी से निकाला तो शुरुआत में उन्हें लगा यह टोक्यो के ब्रिजेस से कूदकर जान देने का एक और आम सुसाइड केस है। लेकिन ऑटोप्सी रूम में जब उस ठंडे पड़ चुके जिस्म से कपड़े उतारे गए तो सबके होश उड़ गए। पीठ पर बिल्कुल हार्ट के पीछे एक नीट और छोटा सा होल था। गोली इतनी करीब से मारी गई थी कि चमड़ी पर गन पाउडर के निशान बुरी तरह जल गए थे। गोली सीधा हार्ट को क्रॉस करती हुई सीने से निकल गई थी। दोस्तों, क्राइम हिस्ट्री में सबसे खतरनाक मर्डर्स वो होते हैं जिनमें सबूत छुपा दिए जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वो होते हैं जहां कातिल मर्डर को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश ही नहीं करता। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक परफेक्ट कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन था। डिटेक्टिव डायरीज हिंदी पर आपका स्वागत है। कीगो हिगाशिनो की मास्टर क्लास इनविजिबल हेलिक्स के इस पहले हिस्से में आज हम एक ऐसे केस फाइल को खोलेंगे जिसने पूरे टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट को हफ्तों तक लाचार कर दिया था। तो चलिए इस डार्क इन्वेस्टिगेशन की गहराइयों में उतरते हैं। मरने वाले का नाम था रयोटा उएत्सुजी, एक 28 साल का बेरोजगार लड़का। पुलिस ने सबसे पहले उसके सर्कल को ढूंढना शुरू किया। डिटेक्टिव कुसामगी और उत्सुमी ने लगातार 3 दिन तक टोक्यो के अंडरग्राउंड एरियाज की खाक छानी। उन्होंने 15 से ज्यादा सस्ते बार्स, पचिंको पार्लर्स और गैम्बलिंग डेंस में जाकर रयोटा के पुराने ड्रिंकिंग बडीज और उधार देने वाले लोन शार्क्स का इंटरोगेशन किया। कुसामगी को पूरा यकीन था कि किसी नशे के झगड़े में या पैसे ना चुका पाने की वजह से किसी लोकल गुंडे ने रयोटा को गोली मार दी होगी। उन्होंने दर्जनों फॉल्स लीड्स का पीछा किया, एक एक सस्पेक्ट की एलिबाई चेक की गई, लेकिन हर रास्ता एक डेड एंड निकला। रयोटा के उन दोस्तों को तो यह भी नहीं पता था कि वो आखिरी बार कब और कहां गया था। लेकिन इस थका देने वाली इन्वेस्टिगेशन में एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी। रयोटा कोई आम इंसान नहीं था, वो एक पैरासाइट था, एक ऐसी जोंक जो दूसरों का खून चूस कर जिंदा रहती थी। और इस जोंक ने सबसे ज्यादा तबाह जिसे किया था वो थी उसकी लिविंग गर्लफ्रेंड सोनोका शिमाउची। जब पुलिस ने उनके पड़ोसियों से बात की तो जो स्टेटमेंट सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। पड़ोसियों ने स्पेसिफिक डेट्स और टाइम्स के साथ बताया कि अपार्टमेंट नंबर 302 से लगातार चीखने, रोने और शीशे टूटने की आवाजें आती थीं। कई बार सोनोका सीढ़ियों पर मिली थी जिसके चेहरे पर नील पड़े होते थे। रयोटा सोनोका को बुरी तरह पीटता था, उसके कमाए हुए सारे पैसे छीन लेता था और उसे एक कैद में रखता था। उसने सोनोका का अपने दोस्तों और बाहर की दुनिया से पूरा कनेक्शन काट दिया था। पुलिस के लिए मोटिव बिल्कुल चीख कर सामने आ रहा था, बैटर्ड वुमन सिंड्रोम। एक ऐसी हालत जहां लगातार अत्याचार सहने के बाद विक्टिम का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और उसे अपनी जान बचाने का सिर्फ एक रास्ता दिखता है, अपने ही एब्यूजर को जान से मार देना। इसी थ्योरी पर विश्वास करते हुए कुसामगी और उत्सुमी तुरंत सोनोका को अरेस्ट करने उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। मास्टर की मंगवाकर जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का सन्नाटा उन्हें अंदर तक खा गया। अपार्टमेंट खाली था, लेकिन जिस हालत में वो खाली था वो किसी आम मर्डर एस्केप जैसा नहीं था। किचन में स्टोव पर चावल उबलकर पूरी तरह सूख चुके थे, जैसे कोई अचानक बीच काम में सब छोड़कर चला गया हो। कुसामगी ने बेड के पास रखी दराज खोली। सोनोका का बैंक पासबुक, उसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, उसकी आधी भरी हुई डायरी जिसमें उसने अपने डर के बारे में लिखा था, सब वही था।
उसके डेली पहनने वाले जूते, उसके विंटर कोट्स, उसकी मेडिसिन्स भी वही थी। एक कातिल जब प्लान करके भागता है तो वो अपनी जरूरत का सामान एक बैग में पैक करके ले जाता है, लेकिन सोनोका ऐसे गायब थी जैसे उसे हवा में से किसी ने नोच लिया हो या फिर उसे गोली मारकर कहीं दफन कर दिया गया हो। इन्वेस्टिगेशन अब एक नए और अंधेरे रास्ते पर मुड़ चुकी थी। सोनोका को ढूंढने के लिए उसके पास को खंगालना शुरू किया गया। पता चला कि सोनोका पहले गिंजा के एक एक्सक्लूसिव और बहुत महंगे नाइट क्लब में होस्टेस का काम करती थी। यहाँ पुलिस का सामना होता है इस कहानी के सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से, क्लब की मैडम हिदेमी नेगिशी। हिदेमी कोई आम औरत नहीं थी। वो टोक्यो की अंडरवर्ल्ड और एलीट क्लास दोनों में एक पावरफुल स्टेटस रखती थी। जब कुसानगी और उत्सुमी उसकी वीआईपी रूम में इंटेरोगेशन के लिए गए तो वहां का माहौल किसी पुलिस क्वेश्चनिंग जैसा नहीं था। हिदेमी ने बहुत आराम से एक लंबी सिगरेट जलाई, धुआं छोड़ा और बहुत ठंडे दिमाग से बोली, ऑफिसर्स, रयोटा एक कचरा था, एक ऐसा कीड़ा जिसे मसल देना ही इस दुनिया के लिए बेहतर है। अगर किसी ने उसे गोली मारी है तो मेरा मानना है उसने हम सब पर एहसान किया है। लेकिन जब सोनोका के बारे में पूछा गया तो हिदेमी ने साफ कह दिया कि सोनोका से उसका महीनों से कोई कांटेक्ट नहीं है। उत्सुमी को लग रहा था कि हिदेमी झूठ बोल रही है, लेकिन कानून सबूत मांगता है और हिदेमी के पास मर्डर की रात का एक ऐसा रॉक सॉलिड एलिबाई था जिसे भगवान भी नहीं तोड़ सकता था। जिस एग्जैक्ट वक्त गोली चली, हिदेमी अपने क्लब में 50 वीआईपी क्लाइंट्स के सामने ड्रिंक्स सर्व कर रही थी और ये चीज 4 अलग अलग सीसीटीवी कैमरास में फ्रेम बाय फ्रेम रिकॉर्ड हुई थी। हिदेमी से निराश होकर पुलिस सोनोका की आखिरी करीबी इंसान तक पहुंचती है, एक अकेली रहने वाली, अपनी दुनिया में खोई हुई आर्टिस्ट। इस आर्टिस्ट का आर्ट स्टूडियो लिंसीड ऑयल और पुराने पेंट की स्मेल से भरा था। चारों तरफ ऐसे कैनवस थे जिन पर अजीब और सैड चेहरे बने थे। इस आर्टिस्ट ने सोनोका को उसकी मां के मरने के बाद एक सरोगेट मदर की तरह पाला था। आर्टिस्ट ने भी रयोटा की मौत पर कोई अफसोस नहीं जताया, लेकिन जब पुलिस ने एलिबाई चेक की तो वो भी परफेक्ट निकली। वो मर्डर की रात अपने गांव में एक आर्ट सप्लाई स्टोर के ओनर के साथ थी और वहां की लोकल रिसीप्ट्स उसके पास मौजूद थी। पुलिस बुरी तरह एक चक्रव्यूह में उलझ चुकी थी। 2 औरतें, दोनों का सोनोका से बहुत गहरा रिश्ता। दोनों जानती थीं कि रयोटा एक दरिंदा है और दोनों चाहती थीं कि वो मर जाए, पर दोनों मर्डर के वक्त उस टोक्यो बे से मीलों दूर थीं और सोनोका ऐसी हालत में नहीं थी कि वो अकेले ऐसा अनट्रेसेबल मर्डर एग्जीक्यूट कर सके। जब पुलिस डिपार्टमेंट के सारे मैनुअल्स फेल हो गए तब कुसानगी अपनी आखिरी उम्मीद के पास जाता है। डिटेक्टिव गैलीलियो टोक्यो यूनिवर्सिटी के फिजिक्स लैब में बैठा ब्रिलियंट और इमोशनलेस साइंटिस्ट मानाबू युकावा को ह्यूमन इमोशंस में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। कुसानगी उसके सामने फाइल फेंकता है और बताता है कि कातिल का कोई सुराग नहीं है। युकावा कैजुअली फाइल पलटता है और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना शुरू करता है। कुसानगी ऑटोप्सी रिपोर्ट देखो, गोली बिल्कुल पैरेलल आई है और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। बुलेट की वेलोसिटी और एंगल ऑफ एंट्री ये साफ बताता है कि कातिल दूर किसी ब्रिज या बोट पर नहीं था, वो रयोटा के ठीक पीछे खड़ा था। अब सोचो, एक इंसान अपनी पीठ किसकी तरफ करता है? उसकी तरफ जिस पर वो ट्रस्ट करता हो। कातिल ने रयोटा को उस जगह आने के लिए मैनिपुलेट किया और रयोटा को उस पर रत्ती भर भी शक नहीं था। कुसानगी ध्यान से सुन रहा था, लेकिन तभी युकावा की बोलती बंद हो जाती है। उसकी बस जैसी नजर फाइल के पेज नंबर 12 पर रुक जाती है। वहां सोनोका और उस आर्टिस्ट की फैमिली बैकग्राउंड, उनके ब्लड टाइप्स और कुछ पुराने ऑर्फनेज रिकॉर्ड्स थे। अचानक युकावा के हाथ कांपने लगते हैं। उसके हमेशा शांत रहने वाले चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत फाइल बंद करता है और बिना कुसानगी की तरफ देखे एक अजीब सी आवाज में कहता है, कुसानगी,
इसमें कोई कॉम्प्लेक्स फिजिक्स या ग्रेविटी की ट्रिक नहीं है। ये एक आम मर्डर है। मैं इस केस में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कुसानगी फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है, पर कुसानगी को नहीं पता था कि डिटेक्टिव गैलीलियो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त से झूठ बोला था। पहली बार अपने लंबे करियर में युकावा ने पुलिस का साथ छोड़कर अपनी खुद की एक अकेले और सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि उस फाइल के पेज नंबर 12 पर युकावा ने कोई नया सस्पेक्ट नहीं देखा था। उसने देखा था अपना खुद का डार्क और छुपाया हुआ पास्ट। आखिर युकावा के खुद के पास्ट में ऐसा क्या था जिसने उसे कानून तोड़ने पर मजबूर कर दिया, और सोनू का आखिर अचानक कहां गायब हो गई थी? ये सारे राज खुलेंगे इस केस फाइल के दूसरे और आखिरी हिस्से में। पूरा टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट सोनोका को या तो एक कातिल मानकर या फिर दूसरी लाश मानकर ढूंढ रहा था, लेकिन वो सारे लोग गलत जगह ढूंढ रहे थे। सोनोका ना किसी कब्रिस्तान में दफन थी और ना ही टोक्यो बे के दलदल में। वो टोक्यो के बाहर एक बहुत ही छोटे सीलन भरे और बंद सेफ हाउस में छुपी हुई थी। उसको मर्डर वाली रात वहां खुद उसकी मर्जी से नहीं बल्कि फोर्सिबली लाया गया था। उस बंद अंधेरे कमरे में सोनोका हर रात गिल्ट और डिप्रेशन से घुट रही थी। उसकी हालत एक जिंदा लाश जैसी हो चुकी थी। उसके दिमाग को एक ही सवाल खा रहा था, क्या उसकी बेबसी और उसकी कमजोरी की वजह से किसी और इंसान को मर्डर करना पड़ा, एक ऐसा क्राइम करना पड़ा जिसके लिए कानून उसे कभी माफ नहीं करेगा। वो समझ चुकी थी कि उसकी जान बचाने और उसे इस मर्डर फाइल का प्राइम सस्पेक्ट बनने से रोकने के लिए ही उसे इस अंधेरे में गायब कर दिया गया है। जब कुसानगी पुलिस स्टेशन में अपना दिमाग खराब कर रहा था, तब दूसरी तरफ मानाबू युकावा अपनी लैब छोड़कर पुराने और धूल खाते पुलिस आर्काइव्स, पुराने म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स और उन ग्रेवयार्ड्स में घूम रहा था, जिनकी ग्रेवस्टोन्स पर अब नाम भी ठीक से नहीं दिखते थे। युकावा ना हथियार ढूंढ रहा था, ना सीसीटीवी फुटेज। वो एक ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो सालों पहले मिटा दी गई थी, एक मिसिंग टाइमलाइन। दरअसल इस केस ने युकावा के पुराने घाव खोल दिए थे। युकावा की खुद की माँ की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, डार्क और उलझी हुई हिस्ट्री थी। उसकी माँ ने भी उसके जन्म के राज को, अपने पास्ट के रिश्तों को दुनिया से छुपाया था, ताकि उसकी आगे की जिंदगी पर कोई दाग न लगे। डीएनए और फैमिली की जो यह अदृश्य चेन होती है, जिसे इनविजिबल हेलिक्स कहते हैं, युकावा उसकी ताकत को बहुत गहराई से समझता था। यह हेलिक्स हमें दिखता नहीं है, पर यह डिसाइड करता है कि हम अपने खून को बचाने के लिए कानून, इंसानियत और किस हद तक के रूल्स तोड़ सकते हैं। युकावा ने जब फाइल के पेज नंबर 12 पर मौजूद पुराने अनाथालय यानी ऑर्फनेज के रिकॉर्ड्स को डीपली खंगाला, तो उसे वहां अपनी खुद की स्वर्गीय मां का नाम दिखा। युकावा के होश उड़ गए, क्योंकि ठीक 28 साल पहले हिदेमी, वो आर्टिस्ट और सोनोका की असली मां की हिस्ट्री में जो 1 साल का ब्लैंक गैप था, उस सीक्रेट डिलीवरी में युकावा की मां ने भी उनका साथ दिया था। उस साल सोनोका की मां ने जिस लड़के को जन्म देकर अनाथालय में छोड़ा था, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युकावा का ही सगा सौतेला भाई था। कानून की नजरों में वो लड़का इस पूरी ब्लड लाइन का एक घोस्ट था, जिसका पुलिस के डेटाबेस में कोई नामो निशान नहीं था। एक फिजिस्ट होने के नाते युकावा ने पूरे मर्डर सीन को रिवर्स इंजीनियर किया। उस घोस्ट भाई ने अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट से एक अनट्रेसेबल रशियन टोकरेव पिस्टल खरीदी थी, जिसके सीरियल नंबर्स एसिड से जले हुए थे। गन की पेमेंट 5 अलग अलग डमी अकाउंट से कैश में की गई थी, और सबसे जीनियस पार्ट था उस हथियार का डिस्पोजल। मर्डर के बाद शूटर ने टोक्यो बे के एक ऐसे स्पेसिफिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट पर पानी में गन गिराई थी, जहां की अंडर वाटर करेंट्स यानी ओशियनिक बहाव उस भारी मेटल को खींचकर डीप सी के ट्रेंच में गिरा दें, जहां से एडवांस्ड नेवी सोनार्स भी उसे कभी ढूंढ ना सकें।
जब उस भाई को पता चला कि उसकी सगी बहन सोनोका हर दिन रेओटा के हाथों जिंदा लाश बन रही है और कानून कुछ नहीं कर पा रहा, तो खून ने खून को पुकारा। उस रात सुनसान पुल पर उस घोस्ट भाई ने रेओटा के ठीक पीछे खड़े होकर बिना एक सेकंड सोचे उसकी छाती में गोली उतार दी। रेओटा को अंदाजा भी नहीं था कि उसके ठीक पीछे खड़ा उसका साया ही उसकी जान लेने आया है। युकावा को जब अपनी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से यह समझ आया कि कातिल उसका अपना भाई है, तो वो पुलिस को बिना बताए चुपचाप उस सेफ हाउस में पहुंचता है जहां सोनोका छुपी हुई थी, और वहां हिदेमी और वो आर्टिस्ट भी मौजूद थी। जब युकावा ने उन तीनों के सामने अपनी मां के पास्ट का वो पन्ना और सच रखा, तो हिदेमी का कोल्ड और स्ट्रांग चेहरा पूरी तरह टूट गया। उसके आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हम आपके उस कानून के पास गए थे, हमने रिकॉर्ड्स दिखाए, हमने उसके ब्रूजेस दिखाए, पर आपके कानून ने कहा जापान में जब तक रेओटा सोनोका की जान नहीं ले लेता, जब तक फिजिकल मर्डर नहीं होता, तुम उसे पूरी तरह रोक नहीं सकते। एक मां होने के नाते हम कानून का पेपर वर्क पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर कानून उसे नहीं रोक पाया तो हमें खून खुद बहाना पड़ा। युकावा वहीं खड़ा रह गया। उसकी खुद की मां का सीक्रेट और त्याग भी इन औरतों के बलिदान से इस कदर जुड़ा था कि उस ब्रिलियंट साइंटिस्ट का दिमाग पहली और आखिरी बार हार गया। युकावा कॉम्प्लेक्स फिजिक्स की 1000 इक्वेशंस लिख सकता था, ब्लैक होल्स की थ्योरी सॉल्व कर सकता था, पर एक माँ अपने बच्चे के लिए जो दर्द सहती है और खून अपने खून के लिए जो सौदा करता है, उसका साइंस में कोई फार्मूला नहीं था। अगले दिन युकावा पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव कुसानगी और उत्सुमी से मिलता है। वो अपने भाई को बचाने के लिए पुलिस के सामने एक झूठी साइंटिफिक थ्योरी रखता है और कहता है, कुसानगी, टोक्यो बे के ओशियनिक करेंट्स और गन डिस्पोजल की मैथमेटिक्स ये बताती है कि कातिल कोई इंटरनेशनल प्रोफेशनल हिटमैन था जो मर्डर के तुरंत बाद जापान छोड़कर भाग चुका है। अब इस केस में कोई सबूत कभी नहीं मिलेगा। एंड कोट, कुसानगी और उत्सुमी उसकी इस थ्योरी को सच मान लेते हैं। डिटेक्टिव गैलीलियो ने अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार कानून का साथ छोड़ दिया था। उसने उस अनाथालय के रिकॉर्ड्स, अपनी मां के पास्ट के वो कागजात और वो सारे सबूत हमेशा के लिए जला दिए। उसने पेपर ट्रेल को इस तरह तबाह कर दिया कि टोक्यो पुलिस चाहकर भी उस घोस्ट भाई तक कभी नहीं पहुंच सकती। एक मर्डर हुआ, एक क्राइम हुआ, पर आज कानून के तराजू पर इंसानियत और डीएनए भारी पड़ चुके थे। दोस्तों, कीगो हिगाशिनो की इनविजिबल हेलिक्स हमसे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल और दिल दहला देने वाला सवाल पूछती है। अगर कानून और सिस्टम आपके सामने लाचार हो जाए और आपका अपना खून किसी दरिंदे के हाथों हर दिन रो रो कर मर रहा हो, तो क्या आप सिस्टम के आगे हाथ बांधकर खड़े रहेंगे, या आप भी खून के उस अदृश्य हेलिक्स के गुलाम बनकर उस दरिंदे की कहानी खत्म कर देंगे? मुझे आपका जवाब कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी से चाहिए। मैंने इस केस की एक एक डिटेल, पुलिस के डेड एंड्स, वेपन की मैथमेटिक्स और युकावा के दिमाग के हर कोने को इस स्क्रिप्ट में आपके सामने रख दिया है। अगर आपको यह स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल डिटेक्टिव डायरीज हिंदी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले डार्क और माइंड बेंडिंग केस के साथ। तब तक अपने दिमाग को हमेशा खुला रखिए।